Hello everybody. Let's continue our topic atomic structure. In my last lecture I had described how electrons were discovered, the discovery of proton and the discovery of neutron. We were discussing about Dalton's theory, Dalton's concept of atom as a smallest particle and the failure of Dalton's theory with the discovery of electron. J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा, कैथोड रे डिस्कवर करा, कैथोड रे ट्यूब बनाया और यह जो कैथोड रे ट्यूब की जो डिस्कवरी थी ये बाद में एक बड़ा रिवॉल्यूशन साबित हुई, क्योंकि इसी कैथोड रे ट्यूब के इस्तेमाल से टेलीविजन सेट, कंप्यूटर मॉनिटर, यह सबसे पहले टेलीविजन सेट और कंप्यूटर मॉनिटर इसी कैथोड रे ट्यूब के द्वारा बनाए गए और जिनका इस्तेमाल 40 से 50 साल तक हुआ। आई थिंक 40-50 साल भी कम बोल रहा हूं, 60-70 साल इन्हीं कैथोड रे ट्यूब पर बेस्ड टेलीविजन का इस्तेमाल हुआ। कंप्यूटर मॉनिटर भी लगभग 30 साल कैथोड रे ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर मॉनिटर्स का इस्तेमाल हुआ। एनीवे, इलेक्ट्रॉन वेयर डिस्कवर्ड थ्रू दिस कैथोड रेस ट्यूब बाय J.J. थॉमसन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उनके नाम के आगे सर भी जोड़ दिया गया। नाउ पीपल्स हैड स्टार्टेड कॉलिंग हिम सर J.J. थॉमसन एज अ रिगार्ड, एज अ ऑनर। और उसके बाद मैंने यह भी बताया कि J.J. थॉमसन की उस कैथोड रे ट्यूब की डिस्कवरी के बाद, कैथोड रेस की डिस्कवरी के बाद गोल्डस्टेन ने भी कैथोड रे ट्यूब पर काम करा, कैथोड रेस को स्टडी करने की कोशिश करी, कैथोड रेस को देखने की कोशिश करी और उसी देखने के प्रयास में उसने प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया, प्रोटॉन के एग्जिस्टेंस को कंक्लूड कर लिया। और फिर मैंने यह बताया कि जेम्स चाडविक, उसका पर्पस कुछ और रहा होगा। वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली खतरनाक अल्फा रेस को रोकने का प्रयास कर रहा था, उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था। वह अलग अलग मेटल्स पर जब अल्फा रेस इंसिडेंट होती हैं तो किस तरह से रोकी जा सकती है, कैसे कंट्रोल की जा सकती है, शायद यह प्रयास कर रहा होगा। और उसी प्रयास में उसने न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन डिस्कवर करे। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद यह तो बिल्कुल साफ साबित हो गया कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल नहीं होते हैं, एटम इनडिविजिबल नहीं होता है, इनफैक्ट एटम डिविजिबल होता है, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम के ही अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब दूसरा सवाल हमारे सामने यह था कि एटम के अंदर यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आखिर रहते कैसे हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे एक रिलेशनशिप बनाए रखते हैं और एटम के अंदर बंधे रहते हैं। उस समय J.J. थॉमसन एक रिनाउंड पर्सनालिटी रहा होगा, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, इतनी बड़ी डिस्कवरी करी। सर J.J. थॉमसन कहलाने लगा था। उसी ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी और उसी ने डाल्टन की थ्योरी को फेल करने में सबसे पहला योगदान दिया था। तो जब यह सवाल दिमाग में आया कि आखिर एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो शायद सबसे पहले J.J. थॉमसन से ही पूछा गया होगा, सर व्हाट डू यू थिंक द एटम लुक लाइक, हाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। J.J. थॉमसन शायद उस समय तरबूज खा रहा होगा और तरबूज खाते खाते उसने सोचा हो ना हो एटम इस तरबूज के माफे की होगा।
जैसे तरबूज के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एटम के अंदर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे। जिस तरह से तरबूज में बीच में जो लाल लाल गूदा है जिसे हम खाते हैं, जिसे वो खा रहा था, बिल्कुल उसी तरह से एटम के अंदर सारे प्रोटॉन्स होते होंगे। इन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर वह एटम न्यूट्रल होता होगा। और जिस तरह से तरबूज के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, ग्रीनिश और व्हाइटिश कवरिंग होती है, जो पूरे अंदर उन बीजों को और उस गूदे को प्रोटेक्शन दी हुई होती है, बिल्कुल इसी तरह से एटम के चारों तरफ न्यूट्रॉन्स होते होंगे। वह न्यूट्रॉन्स अंदर सभी प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्शन दिए रहते होंगे चारों तरफ। इस तरह से कुछ एटम होता होगा। दिस मॉडल ऑफ एटम सजेस्टेड बाय J.J. Thomson, we call it plum pudding model. Plum pudding model. It was suggested by Sir J.J. Thomson. इस मॉडल को सजेस्ट करने के पीछे जो J.J. थॉमसन ने जो फिलॉसफी सजेस्ट करी, इट वॉज लाइक, J.J. थॉमसन का कहना था, आसमान में सूर्य है, सन है, वी हैव गॉट सन इन द स्काई एंड इट्स स्फेरिकल इन शेप। क्या सन को किसी ने बनाया है? नहीं, अपने आप बना है, अपने आप बना है। और यह अपने आप बना हुआ सन नेचुरली बना है, यह स्फेरिकल शेप ले लिया। आसमान में मून है, क्या मून को किसी ने बनाया है? अपने आप बन गया। डस्ट इकट्ठा हुआ और वह डस्ट इकट्ठा होकर स्फेरिकल शेप ले लिया एंड वी हैव गॉट मून इन स्फेरिकल शेप। हमारी अर्थ है, क्या किसी ने बनाई है? नहीं, अपने आप किसी हेवनली इवेंट के दौरान बनी, ऑटोमेटिकली स्फेरिकल शेप ले ली। ये जो तरबूज है, क्या आप और हम इसे बना रहे हैं? नहीं, नेचुरली बन रहा है और नेचुरली ये स्फेरिकल शेप ले रहा है। अधिकतर जो फल है, अंगूर है, प्लम है, प्लम जो फल होता है, स्फेरिकल शेप ले रहा है। J.J. थॉमसन ने कहा, इस यूनिवर्स में हम देखें, ऐसी कोई सी भी चीज जो अपने आप बन रही है, स्पॉन्टेनियसली बन रही है, जिसे कोई बना नहीं रहा है, वो स्फेरिकल शेप ले लेती है। जितनी भी हेवनली बॉडीज है, ऑल दोस हेवनली बॉडीज यूजुअली टेक स्फेरिकल शेप, बिकॉज विथ स्फेरिकल शेप potential energy is minimum. Potential energy is minimized when any body takes a spherical shape. जैसे हम पानी की बूंद गिराए हवा में, और जब हम गिरा रहे हैं तब पानी किसी भी शेप का हो सकता है, मगर जब वो फ्रीली हवा में गिर रहा होता है तो फ्रीली हवा में गिरता हुआ वह जो पानी की बूंद है वह ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो जाती है। बिकॉज with that spherical shape generally the potential energy is minimized and each and every system have got tendency to minimize its potential energy. अब उसने कहा कि हम जिस छोटे से एटम की बात करना चाह रहे हैं, जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, यह एटम भी कभी किसी ने बनाया नहीं है, यह एटम भी अपने आप बना है। और जब यह एटम अपने आप बना है तो यह अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब रहेगी जब यह स्फेरिकल शेप में होगा। क्योंकि इस यूनिवर्स में ऐसा ही होता है, देयर एग्जिस्ट सिमेट्री इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सिमेट्री है, एंड दिस सिमेट्री लाई इन मैक्रो एज वेल एज इन माइक्रो लेवल। बहुत बड़ा सूर्य भी स्फेरिकल, उससे छोटा
अर्थ भी स्फेरिकल, उससे छोटा मून भी स्फेरिकल, उससे छोटा तरबूज भी स्फेरिकल, उससे छोटा अंगूर भी स्फेरिकल, और उससे छोटी पानी की बूंद भी स्फेरिकल, तो जो सबसे छोटा एटम वह भी स्फेरिकल होना चाहिए। This was the logic, this was the philosophy suggested by J.J. Thomson. J.J. Thomson suggested that atom must definitely look like this. और इसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते होंगे। This must be the appearance of electron, and on appearance of electron which are embedded within an atom. The atom is having a spherical shape and positive charge is uniformly spread over the whole volume of atom. यह पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के वॉल्यूम में इस तरह से फैला हुआ है। और चारों तरफ न्यूट्रॉन्स का कवरिंग और इस तरह से स्फेरिकल शेप का एटम रहता होगा। दिस इज अ प्लम पुडिंग मॉडल। हाइड्रोजन एटम कैसा होगा? According to this plum pudding model, hydrogen atom must look like this. पूरा हाइड्रोजन एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज और इसके ठीक बीच में एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे स्फीयर पर स्प्रेडेड है। This must be look and feel of hydrogen atom, and this is any atom. This was the first model of atom suggested by Sir J.J. Thomson. Once again, let me tell you, in order to suggest this model of atom, in order to suggest this plum pudding model, J.J. Thomson had carried no experimentation. He had never been to laboratory in order to suggest this. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, कैथोड रे ट्यूब की डिस्कवरी के लिए, कैथोड रेस की डिस्कवरी के लिए जे.जे. थॉमसन ने भरपूर मेहनत करी थी। थ्रू आउट लेबोरेटरी में अपना दिन बिताया होगा, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करे, ढेर सारे रिसर्च करे, और ढेर सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से उसने कैथोड रेस को डिस्कवर करा, उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को कंक्लूड करा और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा। मगर इस मॉडल को देने के लिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। इस मॉडल को सजेस्ट करने के लिए तो उसने एक सिंपल सी फिलॉसफी का इस्तेमाल करा, एंड दैट फिलॉसफी वाज द सिमेट्री इन द यूनिवर्स एट मैक्रो एज वेल एज माइक्रो लेवल। उसने कहा पूरे यूनिवर्स में एक तरह की सिमेट्री है, बड़े पार्टिकल जैसे दिख रहे हैं, बड़ी बॉडीज जैसी दिख रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी छोटी बॉडीज को होना चाहिए। कोई सी बॉडी यदि अपने आप बनती है तो स्फेरिकल शेप लेगी, और स्फेरिकल शेप का ही एटम होना चाहिए, क्योंकि वह भी अपने आप ही बन रहा है, उसको कोई इंसान नहीं बना रहा है, उसको कोई नहीं बना रहा है, वो अपने आप ही बना है। दिस प्लम पुडिंग मॉडल, और शायद यह प्लम पुडिंग मॉडल काफी अच्छा खासा चला, और तब तक चला जब तक रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट नहीं करा, और रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह साबित करा कि यह प्लम पुडिंग मॉडल हो ही नहीं सकता। दिस प्लम पुडिंग मॉडल, इट
failed with Rutherford experimentation and its observation. Rutherford experimentation and its observation. रदरफोर्ड ने लेबोरेटरी में काफी मेहनत करी, काफी मेहनत करके एक्सपेरिमेंट करा, वी कॉल इट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और उसमें कुछ ऑब्जर्व करा. माय नेक्स्ट आर्टिकल इज द सेम. अब मैं आपको वह रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा और उन ऑब्जर्वेशंस के कंक्लूजन बताऊंगा और उन कंक्लूजन के माध्यम से किस तरह से यह साबित हो गया कि यह प्लम पुडिंग मॉडल हो ही नहीं सकता. मैं यह बात समझाऊंगा. माय नेक्स्ट आर्टिकल इज रदरफोर्ड मॉडल. मगर उसके पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझाने से भी पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं. यह फिजिक्स की बातें हैं जो हमें इधर अभी से जान लेनी है, सिर्फ ऐसा नॉलेज हमें गेन कर लेनी है, क्योंकि हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, कुछ 11th के ही एंड में पढ़ेंगे और कुछ हम 12th में पढ़ेंगे. पहली बात, if any particle execute circular motion, कोई सा भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल इज हैविंग मास ऑफ m, इट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with velocity v, and a circular path is having a radii of r. If this particle moves in circular path, this particle would find two forces. The force radially inward is called centripetal force. Force F, which is radially inward force, we call it centripetal force. And another force which is radially outward, this mv square by r, this force is radially outward. We call it centrifugal force. This is centrifugal force. It's in fact, आगे जाके हम समझेंगे, it's a pseudo force. यह pseudo force होती है. And for this body executing circular motion in a circular path with velocity v and a radius r, this centripetal force must be equal to centrifugal force. Pseudo force must be equal to mv square by r, and that is equal to centripetal force m. एक तो यह बात हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ऑब्जर्वेशंस देखने से पहले नोट कर लेनी चाहिए. दूसरी एक और बात मैं नोट करवाऊंगा, दैट इज व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, दे वुड एक्सपीरियंस कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यह एक चार्ज है प्लस Q1 और यह एक चार्ज है Q2, और मैं साइन नहीं लगाता हूं. Q1 and Q2, these are the two charges placed at a separation of r. If we have got two charges placed at a separation of r, Q1 and Q2, if they are opposite charges, they would experience attractive force. If they are opposite charges, they would experience attractive force, while if they are similarly charged, they would experience repulsive force. दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे.
and the force between the two charge is termed as electrostatic force or Coulombic force, and this electrostatic or Coulombic force is given by 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. This force is termed as electrostatic force or Coulombic force. 12th स्टैंडर्ड में सबसे पहले चैप्टर में हम इस कंसेप्ट को समझेंगे. 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते समय सबसे पहला चैप्टर है, वहां पर सबसे पहले इसी की बात की जाएगी. If opposite charges attract each other, if same charges, similar charges repel each other, and that force of attraction or repulsion is termed as electrostatic force or Coulombic force, and that force is given by 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. This is termed as Coulomb's law. This is termed as Coulomb's law. C-O-U, Coulomb's law. एक तो हमें यह बात भी जाननी है और इसी के साथ अब मैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझाना चालू करता हूं और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट उसके ऑब्जर्वेशन समझाता हूं और उससे किस तरह से यह प्लम पुडिंग मॉडल फेल हो गया. प्लीज नोट इट डाउन. लेट्स टेक अ ब्रेक.